देखिए, ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रही है ये खुशवंत सिंह की है। ही वॉज बॉर्न इन हदाली पंजाब इन 1915। और ये जो जगह है हदाली पंजाब, ये पाकिस्तान में है आज के टाइम पे। हम भारत के पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं। बाद में इनकी फैमिली न्यू दिल्ली शिफ्ट हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि बचपन में पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही पुअर और बहुत ही वीक स्टूडेंट थे। लेकिन आगे चलकर ही बिकेम अ रिनोन ऑथर, एन एमिनेंट ऑथर, अ प्रोलिफिक ऑथर, अ ग्रेट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड लॉयर। जब इन्होंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचान लिया ना, जो लिटरेचर और जो साहित्य में इनका इंटरेस्ट था, तो ये बहुत ही गजब बन गए। 1956 में इनकी एक नॉवेल आई, बहुत ही फेमस नॉवेल है इनकी। मतलब आप जरूर अगर आपको मौका मिले तो इस नॉवेल के बारे में पढ़िएगा, इस नॉवेल के 2-4 पन्नों को पढ़िएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान। आज भी ये नॉवेल बहुत हिट है ना। बहुत लोगों ने इस नॉवेल को बहुत पसंद किया। आज के टाइम पे भी लोग इसे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान। ही डाइड इन 2014। 2014 में इनकी डेथ हो गई। अब ये जो कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जाहिर सी बात है कि इसके जो राइटर हैं वो खुशवंत सिंह ही हैं। इसमें इन्होंने अपने और अपने दादी माँ के रिलेशनशिप को बताया है। कहानी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अगर आप इस कहानी को चुपचाप आंख बंद कर अगर पढ़ते जाओ ना, सुनते जाओ तो आपको आपके घर में अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ आपने कभी इस तरह का टाइम बिताया होगा, तो आप निश्चित तौर पे उनको याद करने लगोगे। इस कहानी में इनके माता पिता इनको गांव में छोड़कर चले जाते हैं कि हम लोग शहर में जब सेटल होंगे तब आपको बुला लेंगे। तो वहाँ गांव में इनकी दादी माँ इनके साथ होती हैं और एक बड़ा गजब का लिंक बन जाता है इनकी और इनके दादी माँ के बीच। दादी माँ इनको सुबह तैयार करा कर स्कूल ले जाती थी, वहीं बगल में मंदिर होता था तो वो अपनी पूजा करती थी और वापस इनको इनके साथ ही घर लेकर आती थी। जब ये शहर मूव कर गए, सिटी मूव कर गए, यानी कि जब माता पिता ने इनको सिटी बुलाया, तो वहाँ पे अब दादी माँ स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे गांव में स्कूल तो जाती नहीं थी, वो तो वहाँ पे टेंपल में जाती थी पूजा करने। यहाँ पे उनको घर में ही रहना पड़ता था। तो अभी थोड़ा सा जो फ्रेंडशिप वाला लिंक था वो टूटने लगा। अब वो टाइम थोड़ा कम स्पेंड करते थे। फिर यहाँ के बाद वो यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ाई करने के लिए, खुशवंत सिंह। अब जब यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए चले गए तो वहाँ पे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था। मतलब केवल बातचीत हो सकती थी या कभी मिलना जुलना हो गया। अब वो तो रूम भी नहीं रहेगा जिस रूम में वो उनके अपनी दादी माँ के साथ सिटी में आकर रहते थे। फिर वो अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए गए तो फिर कहानी चेंज हो गई। अब बिल्कुल भी मिलना जुलना भी नहीं रह गया। जो 2 महीने 3 महीने या कभी मन किया तो यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर घर आ जाते थे, अब वो भी नहीं रह गया, क्योंकि 5 साल के लिए वो अब्रॉड पढ़ाई करने चले गए। तो इस तरह से बहुत सारे फेजेस में उन्होंने अपने और अपने दादी माँ के रिलेशनशिप को बताया। बहुत खूबसूरत सी कहानी है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, ये हॉर्नबिल बुक, क्लास 11th की जो हॉर्नबिल बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इस चैप्टर को लिखा गया, जाहिर सी बात है, खुशवंत सिंह के द्वारा। और यही इस कहानी के नरेटर भी हैं, मतलब इस कहानी को खुद से ही नरेट भी ये कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत कहानी है, पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। अब एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट्रेट, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, या तो किसी का अगर आप कह लो कि इमेज के फॉर्म में अगर आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो आप उसको पोर्ट्रेट कह सकते हो। जैसे कि पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, किसी का फोटोग्राफ है तो वो पोर्ट्रेट कह सकते हो, या फिर किसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो वो पोर्ट्रेट है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी दादी माँ का चित्रण किया, एक तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है। चलिए इस खूबसूरत सी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ, जैसे कि सभी की दादी माँ होती हैं, वो एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो बूढ़ी थी, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड। रिंकल का मतलब होता है जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे, लाइन्स आ जाती हैं। तो उनके चेहरे पे लाइन्स आ गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी। फॉर द 20 years, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था एक तरीके से। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि पहले वो यंग और प्रेटी हुआ करती थी। शी हैड वंस बीन, पहले वो थी, यंग एंड प्रेटी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरी जो ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट थी, यानी कि जो तस्वीर थी, वो लटकी हुई थी। हैंग की सेकेंड फॉर्म है हंग।
वो लटकी हुई थी अबव द मेंटल पीस के ऊपर इन द ड्राइंग रूम में। अब ये मेंटल पीस क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि कुछ कमरों में आग जलाने की जगह होती है, उसी के ऊपर, ये ड्राइंग रूम में होता है, और वहीं पे ऊपर जो जगह होता है उसी पे ये तस्वीर लटकी होती है, और उसी जगह को मेंटल पीस कहते हैं, जैसा कि आपको ये इमेज में दिख रहा है। ही वो अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, जैसा कि पुराने टाइम पे जो बूढ़े लोग होते थे वो पहनते थे कपड़े, उसी तरह की उन्होंने बड़ी सी पगड़ी और बड़ा ही लूज फिटिंग कपड़ा पहन रखा था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और जो उनकी लॉन्ग और वाइट बियर्ड थी उसने चेस्ट का जो बेस्ट पार्ट था उसको कवर कर रखा था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के दिख रहे थे। ये अभी ग्रैंडफादर की बात हो रही है, ग्रैंड मदर की बात नहीं हो रही है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, और वो मुझे कभी इस तरह के व्यक्ति नहीं लग रहे थे किसी भी तरह से। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो किसी भी तरीके से उस तरीके के व्यक्ति नहीं लग रहे थे, हु वुड हैव अ वाइफ, जिनकी वाइफ होंगी, और चिल्ड्रन, और जिनके बच्चे होंगे। ही लुक्ड, वो दिखे, एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो दिखते थे, ही लुक्ड एज इफ, मानो कि ही कुड ओनली हैव, कि उनके हो सकते थे केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, जहाँ तक मेरे दादी माँ की बात है यंग और प्रेटी होने की, ये जो थॉट था वो लगभग रिवॉल्टिंग था। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को है। पहले तो रिवॉल्ट समझ लो, रिवॉल्टिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब विद्रोहात्मक, आपके अंदर से विद्रोह आ जाए। नहीं, मेरी दादी तो कभी यंग और प्रिटी हो ही नहीं सकती हैं, है ना। अगर मतलब कभी किसी टाइम पे कोई कह रहा है कि आपकी दादी बहुत ही यंग और प्रिटी थी, ये बिलीव ही नहीं कर सकता, दैट इज़ हार्ड टू बिलीव। बहुत सारे परिवार में आपके लोग ऐसे आपने देखे होंगे, जैसे मेरे बड़े पिताजी हैं, मैंने जब से उनको देखा, मेरे बाबा थे, मैंने उनको जब से देखा उसी एज में देखा, और उसी एज में उनकी डेथ हो गई। तो उसी तरीके से ये थॉट तो एकदम रिवॉल्टिंग लगता है कि वो भी कभी यंग और प्रिटी हुआ करती होंगी। अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये थी, द थॉट वॉज रिवॉल्टिंग। इसमें रिवॉल्टिंग क्या है, देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, और आप क्लास 10 पास करके आए हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स पता होंगे। रिवॉल्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये थॉट के बारे में बता रहा है। थॉट आपका नाउन है, नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलेंगे। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ऑफ्टेन नहीं बोलेंगे, इसको ऑफेन बोलेंगे। जैसे लिस्टन नहीं बोलते हो, LISTN, लिसन बोलते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऑफेन है, लिसन है, या फिर आपका विसल है, विसल सीटी बजाने वाला, WHISTLE, उसको विस्टल नहीं बोलते हो, विसल बोलते हो। या फिर रेसलिंग मैच में रेसल जो होता है, रेसल, WRESTLE, उसको रेस्टल नहीं बोलते हो, रेसल बोलते हो। या क्रिसमस ट्री में आप क्रिसमस नहीं बोलते हो, क्रिसमस, टी साइलेंट करते हो, तो ये ऑफ्टेन नहीं है, ऑफेन है। सी ऑफेन टोल्ड अस, वो प्रायः हमें बताती थी, द गेम्स, उस गेम्स के बारे में, उन गेम्स के बारे में, सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के तौर पे वो खेला करती थी। यूज टू प्ले, अब इस यूज टू के यूज को समझ लो। जब भी आप यूज टू का यूज करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप पास्ट की कोई रेगुलर एक्टिविटी दिखा रहे हो। आई यूज टू प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेला करता था। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो वो बच्चे के तौर पे खेला करती थी। बहुत बार आपको इसी चैप्टर में ये मिलेगा। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और ये प्रतीत हुआ जब वो बताती कि इस तरह के गेम खेलती थी, है ना। पेड़ पे चढ़ने वाला गेम होता था, है ना, लकड़ी पकड़ने वाला गेम, पता नहीं कौन कौन सा गेम पुराने टाइम पे होता था, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, वो काफ़ी बेतुका लगा। क्वाइट एब्सर्ड मतलब बेतुका लगा, एब्सर्ड। एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड मतलब जो आप कह सकते हो कि असम्मानजनक। डिग्निफाइड होता है ना सम्मान, तो असम्मानजनक, अपमानजनक लगा मुझे। ऑन हर पार्ट, उनके हिस्से के हिसाब से, उनके हिसाब से मुझे लगा कि ये गेम्स ये कैसे खेला करती थी। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उसको ट्रीट करते थे, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस। देखो एक बार फिर से आ गया यूज टू। हम उसको कैसे ट्रीट करते थे, जैसे दंत कथाएं होती हैं प्रॉफिट्स की, पैगंबर की, सी यूज टू टेल अस, जो वो हमें सुनाया करती थी, उसी तरह हम मानते थे कि ये भी कोई दंत कथा ही है। दंत कथा समझते हो, खरगोश और कछुए वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो ऐसी मोरल स्टोरी जिसमें जानवरों का प्रयोग किया गया हो, जानवर हो, तो वो दंत कथाएं होती हैं, फेबल्स होती हैं, स्पेशली जानवरों की कहानियाँ। तो वो जो प्रॉफिट्स की जो कहानियाँ सुनाती थी, दंत कथाएं पैगंबर की, जो वो सुनाया करती थी, उसी तरीके से हम ये जो गेम्स बताती थी कि मैं ये गेम्स खेला करती थी, उसको भी ट्रीट हम करते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से थोड़ी छोटी, थोड़ी सी मोटी और स्लाइटली बेंट, और थोड़ी झुकी हुई थी।
हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और जो उनका चेहरा था ना, वो क्या था, वो क्रिस क्रॉस था रिंकल्स का। क्रिस क्रॉस क्या होता है, जैसे सड़कें आपने देखी होगी, एक तरफ से जाती है फिर दूसरी तरफ से कट जाती है ना, और बहुत सारे वो कट वाले निशान बने होते हैं। चौराहा जैसे होता है, एक चौराहा दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ से, तो वो क्रिस क्रॉस बोला जाता है। उसी तरह से चेहरे पे रिंकल्स का क्रिस क्रॉस मतलब एक रिंकल एक तरफ से निकल रही थी, दूसरी रिंकल दूसरी तरफ से उसको काट रही थी। तो जो उनका चेहरा था, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, वो रिंकल्स का क्रिस क्रॉस था। और वो एवरीवेयर मतलब कहीं से भी आ रहा था और कहीं भी जा रहा था, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हम तो श्योर थे, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, वे हमेशा से ऐसी ही थी, एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते थे। मतलब हमें नहीं लगता कि उनके बदलाव, उनके रूप में कोई बदलाव हुआ था। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। बूढ़ी और इतनी ज़्यादा बूढ़ी, ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। जैसे आई कुड हैव सॉल्व दिस, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता था, बट आई डिड नॉट डू, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उसी एज पर, एट द सेम एज पे 20 सालों से रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी प्रेटी हुई नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। मतलब जो चेहरा देखकर अच्छा लगता था, है ना, ब्यूटीफुल, सुंदर। शी हॉबल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ से ये जो पैराग्राफ है ना, इस सी से लेकर ये जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक आपको थोड़ा सा शब्द जो है वो अच्छे मिलेंगे और आपको लगेगा कि हाँ कुछ शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बढ़िया शब्द मिलेंगे। देखो समझना बहुत ध्यान से, कहाँ गया, देखो। शी हॉबल अबाउट द हाउस, हॉबल का मतलब होता है थोड़ा सा लड़खड़ा कर चल रहा, तो वो थोड़ा लड़खड़ा कर चलती थी घर में। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट का मतलब बिना दाग वाला एक सफ़ेद कपड़ा, एक सफ़ेद साड़ी आप कह सकते हो कि वो पहने रहती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसमें से एक हाथ उनकी कमर पे होता था, कमर पे टिकाया होता था। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए। स्टूप क्या होता है, जब बूढ़े लोग होते हैं तो आप देखते हो कि उनकी बॉडी जो होती है ना आगे की तरफ झुक जाती है, बिल्कुल एकदम से लीन हो जाते हैं वो आगे की तरफ, है ना, झुके होते हैं और एकदम एक डंडा पकड़ के कैसे चलते हैं, तो वही जो झुक जाते हैं दैट इज कॉल्ड स्टूप। तो उसी को बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ अपने कमर पर रखी होती थी, बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। टेलिंग द बीट्स का मतलब घुमाना, टेलिंग मतलब घुमाना, किसको घुमाना, द बीट्स। बीट्स मतलब आपने एक माला देखा होगा, 108 दाने का माला होता है आई थिंक, है ना, उसमें मोती या कुछ भी लगी होती हैं, रुद्राक्ष का माला होता है या किसी भी चीज़ का माला होता है, तो वो बूढ़े लोग उसको फेरते रहते हैं हमेशा 108 बार, राम 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 राम, या कुछ प्रार्थना वो करते रहते हैं इस तरह से। तो वो टेलिंग द बीट्स, उस पूरे माला को आप बोल लो रोजरी, और उसमें एक एक जो दाना है उसको बोल लो बीट्स। और टेलिंग द बीट्स का मतलब हो गया उसको घुमाते रहना, बोलते रहना, प्रार्थना करते रहना। अब समझना इस लाइन को फिर से। सी होबल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो एक बेदाग सफ़ेद कपड़े में पूरे घर में चलती रहती थी थोड़ा लड़खड़ा कर। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर, जो दूसरा हाथ था, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो उस रोजरी के बीट्स को हमेशा घुमाता रहता था। ये होता है रोजरी, ये इमेज में देख लीजिए, ये है। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है बाल। देखो लॉक मतलब लॉक करना भी होता है, लॉक्स जो है ना प्लूरल जब भी होगा तो इसका मतलब बाल भी होता है। उनके जो चांदनी जैसे बाल थे, बूढ़े लोगों के बाल आप देखते होंगे कि जब वो सफ़ेद हो जाते हैं तो उस पर वो कलर लगा लेते हैं ना, मेहंदी रख लेते हैं, तो वो थोड़े से चमकीले हो जाते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो फैले हुए थे बड़े बेकार तरीके से, अनटाइडली। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, पेल मतलब उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था, फीका पड़ चुका था थोड़ा। और पकड़ फेस का मतलब हो गया वही झुर्रिया बनी हुई थी। पकड़ मतलब होता है ना लाइन बन जाना चेहरों पर, तो उनके पेल और पकड़ फेस पे उनके जो सिल्वर यानी कि चांदनी कलर के बाल थे, यानी कि चांदनी जैसे जो बाल थे, सिल्वर लॉक्स थे, वो स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे।
एंड हर लिप्स, और जो उनके ओठ थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और वो जो उनके लिप्स थे वो लगातार कॉन्स्टेंटली वो मूव करते थे इनऑडिबल प्रेयर के लिए, न सुनाई देने वाले प्रार्थना के लिए। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब ये लाइन बड़ी कठिन है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो विंटर लैंडस्केप के समान थी इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। विंटर लैंडस्केप का मतलब हो गया शीतकालीन जो भूदृश्य होता है। लैंडस्केप का मतलब होता है जब एक किसी जगह पर आप खड़े हो जाओ और सामने दूर दूर तक जो आपको दृश्य दिखाई देता है, वही लैंडस्केप है। विंटर लैंडस्केप का मतलब शीतकालीन भूदृश्य, बहुत शांत माहौल होता है वहाँ पे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पे बहुत ठंड का मौसम हो और पहाड़ों के बीच में हो आप, तो बड़ा शांत लगेगा आपको, बहुत ही देख कर आपके मन को सुकून मिलेगा। तो इस तरह से वो अपनी दादी माँ को बता रहे हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कुछ इस तरीके से देखने पे इस तरह की फीलिंग उनके अंदर आती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कॉमा, और वो क्या था, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वो फैलाव था, प्रसार था प्योर वाइट सेरेनिटी का, शुद्ध श्वेत शांति का। सेरेनिटी मतलब शांति हो गई यहाँ पे। और सांस लेता हुआ, ब्रीदिंग, सांस लेता हुआ, पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस का और संतोष का, मतलब शांति और संतोष की गहरी सांस लेता हुआ जब उनको देखो तो वो बिल्कुल विंटर लैंडस्केप की तरह दिखती थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच में। और ये क्या था, कॉमा करके बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा बातें थोड़ी बोली जा रही हैं कि ये प्रसार था, ये फैलाव था प्योर वाइट सिरेनिटी का, शुद्ध श्वेत शांति का, निर्मलता का, सांस लेता हुआ, पीस और कंटेंटमेंट, ब्रीदिंग पीस एंड, ये पार्टिसिपल से जोड़ा गया है, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, सांस लेता हुआ, पीस शांति, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष का। ठीक है, तो ये लाइन को एक बार और आप फिर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जितना मैंने बोल रखा है, दोबारा इसको रिपीट करके। अच्छा, कंटेंटमेंट एक वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, कहा जाता है संतोषम परम सुखम, तो कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। क्लियर, आगे देखो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेगी, कहानी में 4-5 टर्न होंगे। पहला टर्न यहाँ पे खत्म हो गया जहाँ पे उन्होंने अपने दादाजी और दादी माँ के बारे में पूरी जो इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट कर दी। अब यहाँ से वो बता रहे हैं कि मैं और मेरी जो दादी थी, कैसे उनके बीच की बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होती गई। क्योंकि जब इनके पेरेंट्स जो है इनको छोड़कर चले गए, ये मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया था, तो जब इनके पेरेंट्स इनको छोड़कर चले गए तो वहाँ पे ये अपने दादी माँ के साथ ही रहते थे। स्कूल जाना, स्कूल से आना, सब कुछ इन्हीं के साथ होता था। इसकी वजह से जो रिलेशनशिप था वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, विथ हर, उनके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो सिटी में रहने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ ही रहे। सी यूज टू वेक मी अप, देखो फिर से आ गया, वो मुझे जगाया करती थी। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, रेडी का मतलब तैयार होना, जैसे तैयार हो जाओ तो बी रेडी, तो होने के लिए यहाँ पे बी लिखा। जैसे मैं तैयार हूं तो आप आई रेडी नहीं बोलते हो, आई एम रेडी, तो इसका मतलब मैं तैयार हूं, होने के लिए आपने एम लगा दिया। उसी तरह से मैंने उसको तैयार किया, तो अब क्या बोलोगे, मैंने उसको तैयार किया, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, ही इज रेडी, वो तैयार है, मैंने उसको तैयार किया, आई गेट हिम रेडी। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, आई गेट हिम रेडी, तो वो मुझे तैयार किया करती थी। शी यूज्ड टू गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बेथ and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब वो जो अपना मॉर्निंग प्रेयर था, she said, वो बोलती थी इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस का बहुत बढ़िया वर्ड है, इस पूरे चैप्टर में सबसे खूबसूरत वर्ड एक ये भी है। बहुत सारे जो वर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें से एक अच्छा वर्ड ये भी है, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है बहुत ही उबाऊ। तो वो अपने जो मॉर्निंग प्रेयर थी उसको बड़े ही मोनोटोनस तरीके से बोलती थी, गाती थी, बड़े उबाऊ ढंग से, बोरिंग ढंग से, डेली डेली का वही काम होता था उनका। वाइल सी बेथ, जब वो नहाती थी, स्नान करती थी, एंड ड्रेस मी, और मुझे तैयार करती थी, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हर्ट, और उसको याद कर लूंगा पूरे दिल से। बाय हर्ट का मतलब एकदम अच्छे से, दिल से। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज को पसंद करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, बोदर का मतलब होता है परेशान होना, उस बात के लिए चिंतित होना। प्योर फॉर्म इसकी बोधा होती है, BOTHER, इसमें आर वाला साउंड प्रोनाउंस नहीं करोगे तो बनेगा बोधा।
आई लव हर वॉइस, मैं उनकी वॉइस को पसंद करता था, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी परेशान नहीं होता था उसको लर्न करने के लिए. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश एंड प्लास्टर विथ येलो चॉक, अ टाइनी earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. Then अब उसके बाद क्या करती थी, she would fetch me, fetch का मतलब होता है कोई चीज़ ला कर देना, तो she would fetch me my wooden slate, मेरा जो wooden slate था, लकड़ी वाला slate था, which she had already washed, जिसे वो पहले ही धुल चुकी होती थी, and plaster, उस पर परत चढ़ा चुकी होती थी, with yellow chalk से, कॉमा एक टाइनी earthen ink pot. earthen ink pot क्या होता है, ये इमेज के थ्रू देखिए, ये पुराने जमाने में इस तरह का ink pot होता था. एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल, सबको बांध देती थी, इन अ बंडल, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हैंड कर देती थी, मुझे सौंप देती थी. अब यहाँ पे हैंड वर्ब है, हैंड नाउन भी होता है और हैंड वर्ब भी होता है. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और वो ब्रेकफास्ट किस चीज का होता था, थिक, मोटी, स्टेल, बासी चपाती का, विथ अ लिटिल बटर, थोड़ा बहुत जिसपे बटर होता था, एंड सुगर, और चीनी होती थी, स्प्रेड ऑन इट, उस पर फैली हुई. इसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे. तो आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट, इस नाश्ते के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो बहुत सारे जो स्टेल चपातीज थे उनको अपने साथ रख लेती थी. शी कैरीड, वो लेकर जाती थी, लेकर ढोती थी, सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते थे उनके लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. अब मेरी जो दादी माँ थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी. ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था. द प्रिस्ट टॉट अस, जो पुजारी थे, प्रिस्ट मतलब पुजारी थे, वो हमें सिखाते थे, टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की जो प्रार्थना होती थी. अभी देखो यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हुआ, अल्फाबेट्स नहीं लिखा हुआ, ये आप ध्यान रखना, बहुत बार आपको देखने को ये मिलेगा. अल्फाबेट्स लिखवा दिया जाता है कि अल्फाबेट्स, लर्न द अल्फाबेट्स, राइट द अल्फाबेट्स. अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में डिफरेंस है. जब भी आप A to Z की बात करोगे तो ये पूरी वर्णमाला है, एक भाषा, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा की, तो इसे अल्फाबेट बोला जाएगा. अगर आप अल्फाबेट्स बोलते हो तो इसका मतलब कई वर्णमालाएं हो जाएंगी, ठीक है ना. लेकिन अगर A to Z की बात कर रहे हो तो केवल और केवल अल्फाबेट होगी. देखो द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो प्रिस्ट थे, जो पुजारी थे, वो हमें सिखाते थे अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर. वाइल द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर्स इन अ कोरस. जबकि जो बच्चे थे वो बैठ जाते थे रोज में, कतार में, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांदा, बरांदा के दोनों तरफ, गाते हुए अल्फाबेट और द प्रेयर, या फिर प्रार्थना, इन अ कोरस. कोरस मतलब एक साथ जो आप गाते हो, गाना वाना कई बार देखते हो कि कई लोग एक साथ मिलकर गाते, तो कोरस बोला जाता है. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ को पढ़ते हुए. वहां पे बैठकर क्या करती थी, सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो धर्म ग्रंथ की जो किताबें होती थी उसको पढ़ती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपना काम समाप्त कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस लौट आते थे एक साथ. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस टाइम पे जो गांव के डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो हमसे मिलते थे मंदिर के दरवाजे पर. दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वे हमें हमारे घर तक फॉलो करते थे. ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एकदम गुर्राते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे से, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उस चपातीज के लिए जो हम उनके सामने फेंकते थे. अब यहाँ पे आप देखोगे कि कहानी का एक दूसरा पार्ट खत्म होता है. पहले पार्ट में उन्होंने अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के बारे में बताया. दूसरे पार्ट में खुशवंत सिंह ने अपने और अपनी ग्रैंड मदर के बीच जो रिलेशनशिप, जो स्टार्टिंग वाला जो रिलेशन था, कैसे वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, उसके बारे में बताया. अब यहाँ से देखोगे कि ये लोग विलेज से सिटी को मूव कर रहे हैं. तो यहाँ से देखो, When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता comfortably मतलब बड़े आराम पूर्वक सेटल हो गए सिटी में, they sent for us, उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा. sent for का मतलब बुलावा भेजना. That was a turning point in our friendship, और यही हमारे फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट था. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room,
यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही रूम शेयर करते थे वहाँ सिटी में भी आकर, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ अब और ज़्यादा मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाया करता था। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ स्ट्रीट्स पे कोई कुत्ते नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और उन्होंने, टुक टू फीडिंग का मतलब, टेक टू डूइंग समथिंग का मतलब होता है कोई काम शुरू कर देना। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, उन्होंने स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने चिड़ियों के जो छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं उनको दाना डालना शुरू कर दिया। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, जो हमारे सिटी का घर था। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीता, साल बीते, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को बहुत कम ही देखा। क्योंकि अब क्या था, पहले वो स्कूल इनके साथ जाती थी, अभी यहाँ पे अब स्कूल जाना ही छूट गया, वो घर पे ही रहती थी, तो अब केवल वो कमरा शेयर करते थे। तो अब जो टाइम बीतना था एक साथ, वो थोड़ा कम हो चुका था। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा। सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करना जारी रखा फॉर स्कूल के लिए। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो देखो, शी आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, व्हाट हैड द टीचर टॉट मी नहीं लिखा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे इस सेंटेंस को असर्टिव में ही रखा गया है। तो व्हाट द टीचर हैड, और असर्टिव की पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख दो। तो देखो, व्हाट द टीचर हैड, जो लोगों ने नरेशन पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत तो उन्हें समझ में आ गया होगा। आई वुड टेल हर, और मैं उनको बताता था, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, मैं उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था जो मेरे स्कूल में सिखाया जाता था, और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और जो धरती है, जो वर्ल्ड है, ये घूम रहा है, गोल है, इसके बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उनको नाखुश कर देता था। अब एक और चीज़ सीखना है यहाँ पे, आई एम अनहैप्पी, इसका मतलब मैं खुश नहीं हूँ। यू आर अनहैप्पी, इसका मतलब आप खुश नहीं हो। लेकिन मैंने आपको अनहैप्पी कर दिया, तो अब क्या बोलोगे, आई मेड यू अनहैप्पी। समझ में आ गया। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये उनको नाखुश कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, और वो मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट अस एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो विश्वास नहीं करती थी, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वे हमें इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे। जब मैं घर आता था तो उनको ये बताता था कि ये सारी चीज़ें मुझे वेस्टर्न साइंस पढ़ाया जाता है, और इंग्लिश वर्ड सिखाए जाते हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटी है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, द वर्ल्ड बीइंग राउंड है। तो ये सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, जो वो हमें इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और बहुत ज़्यादा चिंतित थी, परेशान थी, बेचैन थी, डेट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पे भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी, कोई भी टीचिंग नहीं होती थी। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने अनाउंस किया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें म्यूजिक लेसन्स पढ़ाया जा रहा था। वी वर बीइंग गिवन, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, वी वर बीइंग गिवन, हमें दिया जा रहा था म्यूजिक लेसन्स, यानी कि हमें म्यूजिक लेसन्स सिखाया जा रहा था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। टू हर, उनके लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, मतलब उनके लिए जो ये म्यूजिक था ना, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, वो बड़ा ही वल्गर कनेक्शन रखता था। ल्यूड का मतलब होता है बहुत ही भद्दा, वल्गर, अश्लील, और एसोसिएशन मतलब आप समझ लो कनेक्शन टाइप का। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। अब ये जो थी म्यूजिक लेसन्स जो हमें सिखाए जा रहे थे, उसको लेकर वो बड़ा परेशान हो गई थी। उनके लिए जो म्यूजिक था वो ल्यूड एसोसिएशन रखता था, और उनके हिसाब से इट वॉज द मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, एक छत्र राजन है, जैसे आज के टाइम पे जियो की मोनोपोली है पूरे इंडिया के मार्केट में। तो वो जो म्यूजिक था वो मोनोपोली था हार्लोट्स और बेगर्स के लिए। हार्लोट मतलब आप समझ लो कि नाचने गाने वाली,
हालांकि इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो थोड़ा बड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। हार्लोट मतलब नाचने गाने वाली, और बेगर मतलब भिखारी। तो नाचने गाने वाली और भिखारियों के लिए ये मोनोपोली थी, मतलब उस पर केवल उन्हीं का हक था, वही ये सब सीखने के लिए अधिकारी थे। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और ये जो सभ्य लोग थे उनके लिए इसका कोई मायने नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं था। सी सेड नथिंग, लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी डिसअप्रूवल दिखा गई। कई बार गार्जियन जो होते हैं, जो समझदार गार्जियन होते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं, वो हमेशा यही करते हैं। वो अपने बच्चों को उस बात के लिए ज़्यादा बोलेंगे नहीं, साइलेंस ही डिसअप्रूवल का काम कर जाएगा, और बच्चा अगर समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो थोड़ी सी स्टीरियोटाइप हो गई है दादी जी, पुराने टाइप की सोच है तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उन्होंने शायद ही मुझसे कभी बात किया उसके बाद। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब देखो फिर यहाँ से कहानी में तीसरा मोड़। पहले वो लोग गांव में थे, गांव से सिटी में आए, तो सिटी में आए तो क्या हुआ कि अभी कॉमन रूम शेयर हो रहा था, अब ये यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। कौन? खुशवंत सिंह। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया। अब जब मुझे खुद का कमरा दिया गया तो एक कॉमन लिंक था, विलेज से सिटी आने के बाद एक कॉमन लिंक था, और वो था कमरा, जिसे खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ शेयर किया करते थे। अब वो भी खत्म हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, वो टूट गया। स्नैप मतलब टूट जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। अब देखो, रिजाइन करना होता है जॉब छोड़ना, रेजिग्नेशन उसी की नाउन फॉर्म है। बट विथ रेजिग्नेशन अगर आप कोई चीज़ स्वीकारते हो तो इसका मतलब बड़ी सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ, आपको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत इच्छा के साथ आप उसको स्वीकार रहे हो। तो मेरी जो दादी माँ थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकारा, हर सिक्लूजन मतलब जो अलगाव था, विथ रेजिग्नेशन, बड़े ही इच्छा के साथ, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो शायद ही, रेयरली, बहुत ही यदा कदा उन्होंने कभी अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ा, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बातचीत करने के लिए, मतलब वहाँ से हटती थी। हमेशा अपनी स्पिनिंग व्हील, वो सूत काटने वाली, पुराने टाइम के लोग ऐसे करते थे, आप देखते होगे, अभी आपको देखने को ये सब नहीं मिलेगा। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और सुबह से लेकर शाम तक, सी सेट बाई हर व्हील, वो उसी अपने व्हील पर बैठ जाती थी, स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और उसको घुमाती रहती थी और प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी, मंत्रों का उच्चारण किया करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, वो कुछ समय के लिए रिलैक्स करती थी, स्पैरोज को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द बरामदा, जबकि वो बरामदा में बैठ जाती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और ब्रेड जो होता था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, वाइल सी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वाइल मतलब जबकि वो बरामदा में बैठ जाती थी और ब्रेड को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, वो उनके एकदम आगे पीछे आकर 100 की संख्या में जो छोटी छोटी चिड़िया होती थी वो बैठ जाती थी और क्रिएट करती थी, प्रोड्यूस करती थी ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। बेडलैम होता है शोरगुल, चिरपिंग्स मतलब होता है चहचहाट। तो चहचहाट की जो शोरगुल होती थी, और कैसी शोरगुल? वेरिटेबल जब आप कोई वर्ड लगा देते हो किसी वर्ड के साथ, तो इसका मतलब आप जोर देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब बहुत ही शानदार आप कह सकते हो, बहुत ही ज्यादा बेडलैम होता था, बहुत ही ज्यादा शोरगुल होता था चहचहाट का। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी। अब चिड़िया जब बैठती है तो उसको पर्च बोलते हो। पर्च ऑन हर लेग्स, वो उनके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनकी कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी। इमेजिन करिए आप उस तस्वीर को। सी स्माइल, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शू देम अवे, लेकिन कभी उनको शू देम अवे का मतलब होता है दूर करना। जैसे आप कहते हो हटो यहाँ से, हटो, एक हाथ एक और करके बोलते हो ना कि हटो यहाँ से, तो दैट इज कॉल्ड शू अवे करना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए सबसे खुशी वाला घंटा हुआ करता था। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए, मतलब सबसे खुशी वाला जो घंटा होता था यही हुआ करता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब ये कहानी में फिर एक और मोड़ आता है। अभी क्या था, पहले वो विलेज से सिटी आए, सिटी के बाद वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने गए, तो जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो भी स्नैप हो गया, वो भी टूट गया।
अब वो अपना देश भी छोड़कर जा रहे थे, वो अब्रॉड जा रहे थे आगे की पढ़ाई के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज़। एंड ही वॉज श्योर, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ बहुत अपसेट होंगी क्योंकि अब तो बिल्कुल भी मिलना जुलना नहीं रहेगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 सालों के लिए बाहर जाने वाला था। आई वुड बी अवे, मैं बाहर होऊंगा फॉर 5 years, 5 सालों के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उम्र में कोई कुछ नहीं कह सकता था। वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं बता सकता था कि 5 साल बाद क्या होगा, वो होंगी नहीं होंगी, क्योंकि शी वॉज वेरी ओल्ड। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था। माई ग्रैंड मदर कुड, अब यहाँ पे कुछ आगे लिखा नहीं गया, इसका मतलब उन्हें विश्वास था कि वो अभी 5 साल के लिए हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी, यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई थी, बिल्कुल भी उन्होंने इमोशन शो नहीं किया। सी केम टू लीव मी, वो आई, कम की सेकंड फॉर्म में केम, सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन पे, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव किए, यानी कि उन्होंने प्रार्थना लगातार बोलते रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, इवन जो उनका दिमाग था वो भी प्रार्थना में खोया हुआ था। आप समझ सकते हो वो कितनी बूढ़ी होंगी, कि हमेशा जब बहुत ज़्यादा लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो सिर्फ राम का ही नाम जपते रहते हैं। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनके फिंगर्स थे, जो उनके हाथ थे, उंगलियां थी, वो लगातार बिजी थी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उस माला के, क्या बोलूँ मैं उसको, जो बीट्स थे उनको लगातार घुमाने में, है ना। साइलेंटली सी किस माई फोरहेड, और बड़े ही शांत तरीके से उन्होंने मेरे फोरहेड को चूमा, मेरे सर को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से निकला, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने उस जगह को लीव किया, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट, मैंने उस मोस्ट इम्प्रिंट को संजो के रख लिया। चेरिश मतलब होता है उस किसी याद को, किसी भी विक्ट्री को, किसी अचीवमेंट को, किसी बात को बहुत ही संभाल कर रखना, संजो कर रखना। द मोस्ट इम्प्रिंट, वो जो मोस्ट का मतलब होता है स्लाइटली वेट, जब उन्होंने किस किया था तो थोड़ा सा, जहाँ पे उन्होंने किस किया होगा वो थोड़ा सा वेट हो गया होगा वो हिस्सा, तो वो जो मोस्ट इम्प्रिंट था, जो छाप थी, गीली छाप थी, उसको मैंने संजो के रख लिया। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि शायद परहैप्स यही लास्ट साइन था हमारे बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट का। शायद मैं 5 साल बाद आऊँ और मैं अपनी दादी माँ को फिर से गले न लगा पाऊँ, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे फिर से स्टेशन पे मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो अभी भी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, वो जैसे थी वैसे ही अभी भी पड़ी हुई, वही रिंकल्स, वही पकड़ फेस, सब कुछ वैसे ही। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास शब्दों के लिए टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि वही टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी एंड इन ऑडिबल जो प्रेयर था उनके माउथ से निकलता रहता था, उनके लिप्स से निकलता रहता था। वाइल सी क्लैस्प मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी उनके पास टाइम नहीं था। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प मी इन हर आर्म्स, जबकि उन्होंने अपने हाथों में मुझे, बाहों में मुझे भर लिया, मतलब मुझे गले लगा लिया। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, कि वो अपनी प्रार्थना को रिसाइट कर रही थी, बार बार बोल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे जो पहले दिन था अराइवल का, 5 साल बाद मैं वापस आया था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, वो किसके साथ था? वो उन स्पैरोज के साथ ही था, उनका सबसे खुशी वाला पल। उस दिन भी वैसा नहीं था कि मुझे ही देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, अभी भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, जो मोमेंट था वर विथ, वो था विथ हर स्पैरोज, उनके पक्षियों के साथ, स्पैरोज के साथ, whom she fed longer and with frivolous rebukes, जिसको उन्होंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही देर तक खिलाया। एंड विथ फ्रीवोलस रिब्यूक्स, रिब्यूक मतलब होता है डांट, और फ्रीवोलस का मतलब हो गया थोड़े से मजाक के साथ, अम्यूजिंग तरीके से, सिली तरीके से, है ना, डांटते हुए, फटकारते हुए थोड़ा सा, और मजाक तरीके से, मजाक वाले तरीके में डांटते हुए, उस तरीके से उन्होंने उस दिन जो स्पैरोज थी उनको ज़्यादा देर तक खिलाया और डांटा। इन द इवनिंग, शाम में, अ चेंज केम ओवर हर, एक बदलाव उनके ऊपर आया, मतलब एक बदलाव उनके अंदर आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वीमेन, अब देखो इसको वीमेन जो है प्लूरल है वुमेन का, अब यहाँ पे इसको वुमेन नहीं पढ़ेंगे, वीमेन पढ़ेंगे, वीमेन। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम मंगाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्प द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम
एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। कई घंटों तक उन्होंने क्या किया, थंप किया, बजाया। सैगिंग स्किन मतलब जो ढीली पड़ गई थी स्किन, ड्रम की स्किन जो होती है ना, बहुत बार उसको अगर यूज किया गया है, बजाया जाता है तो वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो वो जो सैगिंग स्किन था, क्योंकि सैग का मतलब होता है टू बिकम वीक, कमजोर होना, तो उसी से बना हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव सैगिंग। और स्किन तो आप समझते ही हो, ड्रम की वो स्किन जिसको वो थंप किया जा रहा था, बजाया जा रहा था। ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, अब ये बहुत खूबसूरत वर्ड है। आई थिंक एक और अच्छा वर्ड जो आप कह सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं इस चैप्टर में। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जर्जर। मान लो कोई घर है, बहुत पुराना है, कभी भी गिर सकता है, तो आप उसको बोलोगे डिलैपिडेटेड है, ये है ना, एडजेक्टिव है। तो जो डिलैपिडेटेड ड्रम था, जो जर्जर एकदम पुराना ड्रम था, उसके जो सैगिंग स्किन थे, यानी कि वीक स्किन थे, जो कमजोर ढीले ढाले स्किन थे, उनको वो घंटों तक बजाती रहीं। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो वॉरियर्स थे, योद्धा थे, उनके घर वापसी वाले जो गीत थे वो गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर, परसुएड मतलब मनाना, वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनको मनाना पड़ा, टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि वो रुक जाएं ताकि वो और ज़्यादा जोर न लगाए। अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो यहाँ पे दो चीज़ें सीखने को है। अवॉइड डूइंग समथिंग होता है, तो इसीलिए लिखा गया है अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा जोर देना किसी चीज़ को लेकर, और अवॉइड मतलब स्टॉप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। तो अवॉइड जब भी आए तो उसके साथ हमेशा अगर वर्ब लिख रहे हो तो आईएनजी फॉर्म में लिखना। तो वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनको मनाना पड़ा कि वो रोक दें, टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि उन्हें और ज़्यादा जोर न लगाना पड़े। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ये पहली दफ़ा था, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। ये ऐसा पहली बार हुआ था, जब से मैं उनको देख रहा था ऐसा कभी हुआ नहीं था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। आज ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, और एक बहुत हल्की बुखार थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, डेट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, बुखार बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, बहुत आराम से चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग तरीके से सोचा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत बिल्कुल समीप है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने हमसे बोला, उन्होंने हमसे बताया, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत बिल्कुल पास है। शी सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि सिंस, चूंकि, ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ ही घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनकी जीवन का जो आखिरी चैप्टर है उसके बंद होने के कुछ ही घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रार्थना करना भूल गई, ओमिट कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो अपना कोई भी समय बर्बाद नहीं करने वाली हमसे बात करके। समझ में आया ये लाइन? क्योंकि अपने ज़िंदगी के आखिरी जो चैप्टर उनका क्लोज होने वाला था, उससे कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रार्थना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ओमिट कर दिया था, मतलब उसको उस समय पे स्किप कर दिया था। अब वो कोई भी किसी तरह का बातचीत करके अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वी प्रोटेस्टेड, हमने विद्रोह किया, दादी ऐसा मत करो, अंत तुम्हारा नियर आ चुका है, चली जाओगी, मान जाओ, है ना। बड़ा सुखद अनुभव भी होता है इस तरह का, जो मतलब आपने फील किया होगा आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग रहे होंगे तो। जैसे मुझे आज भी अपने बाबा जी की याद आती है, जब ये कहानी मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे, तो मुझे बहुत क्लियर उनकी पिक्चर मुझे ध्यान आ रही है कि इसी तरह से बिल्कुल जब भी मैंने उनको देखा तो वो बूढ़े ही थे, और इसी तरह का कुछ था कि वो लगातार भगवान का ही नाम लेते रह गए पूरे लास्ट आखिरी टाइम तक। बहुत अच्छे से मुझे ये पिक्चर क्लियर है, और बिल्कुल यही सीन होता था। हम उन्हें बहुत बार मना करते थे कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन वो वही करते थे। वी प्रोटेस्टेड, वापस आइए कहानी पर। तो हमने काफ़ी टाइम तक विद्रोह किया, बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली, वो चुपचाप शांति से लेट गई इन बेड, अपने बिस्तर में, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते हुए और अपने उन्हीं बीट्स को घुमाते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह करते, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, जो उनके लिप्स थे वो मूव करना बंद कर गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, जो वो माला थी, वो उनके निर्जीव फिंगर से, लाइफलेस मतलब जिसमें जीवन नहीं बचा था, उन उंगलियों से नीचे गिर गया। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांत, और पैलर होता है जब चेहरा आपका फीका पड़ जाए ना, तो उसके बाद जो कलर होगा उसको बोला जाएगा पैलर। तो वो जो शांत पैलर था वो उनके चेहरे पर फैल गया, कलर एकदम उनका एकदम शांत हो गया चेहरे का। एंड वी न्यू, और हम जान गए थे, दैट शी वॉज डेड, कि अब वो नहीं थी, शी वॉज नो मोर, वो मर चुकी थी।
वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया, एंड एज इज कस्टमरी, और ये कस्टमरी के तौर पे जो मतलब रीति रिवाज परंपरा है, कस्टम है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें जमीन पर रख दिया, एंड कवर हर विथ अ रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, देखो MORNING नहीं है, मॉर्निंग नहीं है, सुबह वाली नहीं है, MOURNING है। ये होता है रोना विलापना, किसी के चले जाने के बाद, किसी की डेथ के बाद जो आप रोते विलापते हो, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्न करना। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के मॉर्निंग के बाद, मतलब यानी कि रोने विलापने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेले छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फिनरल, उनके फिनरल के लिए अरेंजमेंट करना था हमें। अब फिनरल क्या होता है? दाह संस्कार की जो पूरी सेरेमनी होती है ना, किसी को उठाना और वहां से ले जाकर दफनाना या जलाना, और ये सब कुछ जो होती है वो एक फिनरल सेरेमनी होती है, कह सकते हो। इन द इवनिंग, और शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड मतलब बहुत ही नॉर्मल सा एक स्ट्रेचर था, मतलब उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं था, सजा वजा के रखा गया था, बहुत ही क्रूड स्ट्रेचर के साथ हम गए, जिसे बांस का बना दिया जाता है, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कि उनको उठाकर ले जाया जाए दफनाने के लिए, जलाने के लिए। क्रीमेट का मतलब होता है जलाना, शव को जला देना। अब क्रीमेट एक फ्यूनरल प्रोसेस का एक हिस्सा आप कह सकते हो, है ना। फ्यूनरल जो सेरेमनी होती है, प्रोसेस जो होती है, उसी का एक हिस्सा क्रीमेट करना। क्रीमेट मतलब दाह संस्कार करना, जला देना। तो उनको हम एक क्रूड स्ट्रक्चर पर लेकर गए, स्ट्रेचर पर लेकर गए, ताकि उनको हम जला सकें। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसने उनके कमरे को और बरामदे को एकदम जो गोल्डन लाइट होती है उससे जला कर रख दिया था, मतलब वहां पे चारों तरफ जो है गोल्डन लाइट चमक रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आधे ही आंगन में रुक गए। स्टॉप हाफ वे, आधे ही रास्ते में, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में। इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, उनके रूम में ठीक वहीं जहां वो मृत पड़ी हुई थी। एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड, और जो स्टिफ मतलब यहाँ पे डेड बॉडी से, जो डेड बॉडी थी वो कवर थी रेड श्राउड में। वहीं पे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, सैट, बैठी हुई थी, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लो पे बिखरी हुई। अब इसको भी फ्लोर नहीं पढ़ा जाएगा, फ्लो। अब फ्लो में आ जाता है फ्लोर, बट बोला जाएगा फ्लो। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे रास्ते में ही रुक गए कोर्टयार्ड के। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम, और पूरे बरामदा में और उनके कमरे में, राइट अप, ठीक वहीं, टू वेयर शी ले डेड, जहां वो बिल्कुल मृत पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड, और जहां पे उनका जो बॉडी था, डेड बॉडी था, स्टिफ था, वो कवर था रेड श्राउड में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थे, सैट, वो बैठे हुए थे, स्कैटर्ड ऑन द फ्लो, वो उस फ्लो पे बिखरे हुए। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, और कोई भी चहचहाट की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम उन चिड़ियों के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे थे, हमें बहुत खराब लग रहा था उनको देखकर। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, फेच का मतलब लेकर आना, तो मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। फेच की सेकंड फॉर्म ईडी लगा दिया। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम, और उन्होंने उनको लिटिल क्रम्स में तोड़ दिया, अब मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, अब देखो ये एक फ्रेज है, टुक नो नोटिस ऑफ, ध्यान न देना। आई टुक नो नोटिस ऑफ हिज एडवाइस, मैंने उसकी एडवाइस पे जरा भी ध्यान नहीं दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ब्रेड की तरफ। When we carried my grandmother's corpse off, अब इसको क्रॉप्स नहीं बोलना, कॉप्स, कॉप जो पुलिस वाला कॉप होता है वही वाला कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है शव। अब अभी स्टिफ दिया था डेड बॉडी के लिए, अब यहाँ पे कॉप्स दे दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हमने दादी माँ के शव को उठा लिया, they flew away quietly, वे चुपचाप वहां से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड कम्स इनटू द डस्टबिन, जो स्वीपर था, झाड़ू लगाने वाला था, उसने झाड़ू लगा दिया उन ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में, यानी कि उठाकर उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो आई होप कि आपने ये स्टोरी समझी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपने इसे कहानी की तरह पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे आपको भी अपने दादी माँ, नानी माँ या कोई ऐसा पर्सन होगा जिसकी याद आई होगी। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे किसी और स्टोरी के साथ, किसी और लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।